Hello everyone guys, I am Tathagata Maja. I welcome all of you to my channel Biology with Brother. तो आज हम लोग यार इस वीडियो पे डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे आप अपने केमिस्ट्री के स्कोर को इम्प्रूव कर पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो कि अभी केमिस्ट्री के जो भी मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे, तो उसमें केमिस्ट्री में क्या है कि 90, 110 इस रेंज में स्कोर अटक चुका है। तो कैसे आप अपने स्कोर को जंप करवा सकते हो, कैसे आप अपने अगर अभी 90 पे हो तो इसको 130, 140 के बीच में, या फिर अगर अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप 110 पे हो तो कैसे उसको आप 150 के आसपास या फिर 150 प्लस तक आप ले जा सकते हो। वो वाला स्ट्रैटेजी आज मैं इस वीडियो पे शेयर कर रहा हूँ। सो बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल and press the bell notification icon so that you don't miss out any video I upload on my YouTube channel. So let's get started. तो पहले देखो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ना, ये हमारा एक मतलब मेंटालिटी ऐसा है कि इसको तो रटना ही है, मतलब रटने वाला सब्जेक्ट है। अगर हम इसको ढंग से रट लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। इसमें हाँ कुछ चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ कि इनऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं इसमें आपको फैक्चुअल डाटा जो है वो आपको याद रखना है, ये बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हो। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको सिर्फ रटने वाले डाटा नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट भी समझना होता है। यहाँ तक कि मैं तो आपसे कहूँगा कि इनऑर्गेनिक में भी ऐसे बहुत सारे पार्ट्स है, या फिर जो इस ब्लॉक पी ब्लॉक जो है जो आप लोगों को लगता है कि रटने वाला है, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसमें कि बिना रट के भी आप काम चला सकते हो। उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो इसके अलावा जैसे कि आप लोगों को भी पता है आई थिंक कि पीरियोडिक टेबल का जो चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर है, ये सारे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं। तो जनरली क्या होता है, जिनका स्कोर कम आता है वो क्या करते हैं, इन जो चैप्टर्स हैं इनको भी रटने में मतलब टाइम वेस्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, इन चैप्टर को भी सोच लेंगे कि चलो इसको हम रट लेंगे, जितना फैक्ट है वो याद कर लेंगे और फिर काम चल जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। इन सारे चैप्टर्स को आप रटो मत, क्योंकि देखो आपका पूरा जो सिलेबस है काफ़ी वास्ट सिलेबस है। इस सिलेबस में अगर आप सभी चीज़ों को रटने बैठ जाओ ना, तो आप सिलेबस कभी ख़त्म ही नहीं कर पाओगे। आप एकदम लिख के ले सकते हो कि अगर आप पूरा 96 चैप्टर्स जो भी आपके सिलेबस में है उनको अगर आप रटने बैठ जाओ तो आप कभी भी फिनिश नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है कि जितना भी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है, चाहे वो इनऑर्गेनिक का हो, ऑर्गेनिक का हो, और फिजिकल केमिस्ट्री तो सब लोग उनको पता है कि एक मतलब ऐसा कहावत ही है, फिजिकल केमिस्ट्री इज़ लाइक फिजिक्स। तो इसमें सब लोग ऐसे ही करते हैं कि फिजिक्स की तरह उसको कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे फिर करेंगे। लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को लेके मतलब उनके मन में एक ऐसा है कि इसको तो सिर्फ रटना है, लेकिन नहीं, इसको रटना नहीं है। इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हिडन होते हैं, जिन कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करना। अब हाँ, यहाँ पे ये चीज़ आता है कि इनको अगर आप समझना चाहते हो तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में वो इतना डेप्थ में नहीं दिया गया है। जैसे कि मैं जीओसी में कह सकता हूँ, ये जो आइसोमेरिज्म का पार्ट है, आईपीएससी नोमेनक्लेचर का पार्ट्स है, ये एनसीईआरटी पे उतना खास नहीं दिया गया है। लेकिन अगर आप किसी भी अपने कोचिंग में पढ़ते हो, कोचिंग के मॉड्यूल हो, या फिर आप ऑनलाइन भी अगर देखते हो, तो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे अवेलेबल है जहाँ पे आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। तो आप उन चीज़ों को समझो, क्योंकि उनको समझने के बाद ना आपको हाँ इनिशियली थोड़ा बोरिंग लगेगा और लग रहा होगा कि इररिलेवेंट चीज़ें हैं, क्या फ़ायदा पड़ेगा इसको पढ़ के। लेकिन बाद में जब आपको चीज़ें समझ आ जाएगा ना, तब आप देखना आपके स्कोर में मैजिकली इम्प्रूव हो रहा है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म लोगों को लगता है कि मैकेनिज्म समझ के क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे भी ऐसा लगता था, मैं पर्सनली एकदम बता रहा हूँ कि मुझे भी ऐसा लगता था रिएक्शन मैकेनिज्म समझ के क्या फ़ायदा होगा। ऑर्गेनिक के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो रिएक्शन मैकेनिज्म समझना ज़रूरी है। हाँ, ये बात आप सही हो गए कि रिएक्शन मैकेनिज्म कभी भी आपसे डायरेक्ट पूछेगा नहीं, उससे ऐसा पूछ सकता है कि मैक्स टू मैक्स इसका इंटरमीडिएट क्या है। जैसे वो डाइक्लोरोकार्बिन जो कार्बिलामिन रिएक्शन वगैरह में होते हैं, वो बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ऐसे आपसे रिएक्शन मैकेनिज्म से पूछ सकता है, लेकिन डायरेक्ट आपसे कभी भी मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, उसमें कैसे ही मैकेनिज्म पूछ लेगा आपसे। लेकिन अगर आप उस मैकेनिज्म को ढंग से समझ गए ना, तो आपका क्या होगा, उससे अगर थोड़ा मतलब हट के कॉन्सेप्चुअल भी सवाल आ जाए तो भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एटलीस्ट अगर आप सारे जो रिएक्शन आपके सिलेबस में आप अपना वो उसमें सारा मैकेनिज्म नहीं भी पढ़ना चाहते हो, तो जितने भी नेम रिएक्शन है, जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, आप लोगों को लगता है कि बहुत सारे जो नेम रिएक्शंस है, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप लोगों को पता होगा कि ये इंपॉर्टेंट है,
उसमें अगर आपका टीचर आपको मैकेनिज्म करवा रहा है तो वो बेस्ट है, उसको करना चाहिए। उसको अगर कर लोगे ना तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मज़ा आने लगेगा, आपको चीज़ें समझ आना चालू होगा कि अच्छा इस चीज़ में ऐसे ये अटैक कर रहा है, इसीलिए उसमें ऐसे हमें प्रोग्रेस करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है उसमें भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसमें जो एमओटी वगैरह जो थ्योरी है वो पढ़ के क्या फ़ायदा है। एमओटी से तो उतना खास क्वेश्चन जनरली पूछता नहीं है, जनरली मैं कह रहा हूँ, पूछता तो है लेकिन जनरली उतना ज़्यादा पूछता नहीं है। उसमें आसान क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या करते हैं लोग, रटने बैठ जाते हैं। लेकिन उसको रटो मत, वो कॉन्सेप्चुअल है। जहाँ जहाँ आपका कॉन्सेप्चुअल है उसको आप ऐसे पढ़ो कि एक बार आप उसके कॉन्सेप्ट को ढंग से इन डेप्थ अगर समझ लो तो उसके बाद आप उसको ज़्यादा भूलोगे नहीं। जैसे मैं पर्सनल लेवल पे बोलूँ तो जेनेटिक्स बायोलॉजी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। उसको मैंने 2 से 3 बार ही पढ़ा होगा लेकिन वो मुझे अभी भी अच्छे से याद है। हाँ, कुछ डाटा है कि कौन से साल में क्या हुआ था ये आपको रखना पड़ेगा, ये इसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, इसको अगर आप ढंग से थोड़ा डेप्थ में जाके समझ लो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो ऐसे अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो केमिकल बॉन्डिंग वाले जो चैप्टर है यानी जो कॉन्सेप्चुअल है, इनको अगर आप ढंग से प्रिपेयर कर लो ना तो देखना आपका स्कोर इंप्रूव होगा ही होगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जिनका स्कोर अभी कम आ रहा है, उसका मतलब क्या, कुछ जगह तो वीक है, कुछ जगह पढ़ा नहीं होगा, ऐसा है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको सिलेबस खत्म करना होगा, पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है ना तो ये जो जीओसी पार्ट है यानी रिएक्शन मैकेनिज्म और आपका जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और आपका जो इफेक्ट वगैरह मतलब इंडक्टिव इफेक्ट जो जीओसी 1 जिसको कहते हैं बहुत सारे लोग, तो ये वाले जो पार्ट्स है ना अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो इसको। मतलब जितना आप थोड़ा अगर एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी डेप्थ में जाके अगर आप समझना चाहो तो समझ लो। क्योंकि उसका अगर मतलब एक बार अगर टाइम उसमें इन्वेस्ट कर दो ना तो उसमें उसका रिटर्न बैक बहुत अच्छा मिलेगा। आप देखना ऑर्गेनिक में उसके बाद आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने लगेंगे, अच्छे से चीज़ें होने लगेंगी। और इनऑर्गेनिक में भी ऐसा, इनऑर्गेनिक में जो पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है जिसमें कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऐसा कुछ नाम है एनसीईआरटी में, तो उस चैप्टर को लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ पता तो है कि अगर ऊपर से नीचे अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपका एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज़ होगा, अगर हम उसमें अपने लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो उसमें एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगा। ऐसे ही नॉर्मल ट्रेंड है, ये तो सबको पता है। लेकिन उसमें क्या है, बहुत सारे लोग जो कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें हैं वो छोड़ देते हैं। तो उसको आप छोड़ना मत, उसको अगर कॉन्सेप्चुअली समझ लो ना तो बाकी का जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है यानी एस ब्लॉक पी ब्लॉक, उसमें आपको जनरल ट्रेंड पता है। अब सिर्फ कुछ जो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वगैरह के कारण कुछ जो एक्सेप्शंस वगैरह आते हैं तो वो आप समझ पाओगे कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ आ रहा है इसीलिए इसमें ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए इसमें ये हो रहा है। तो जब आप ये सब चीज़ें समझ जाओगे ना तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने में भी मज़ा आएगा और मतलब केमिस्ट्री आपको रटने वाला सब्जेक्ट नहीं लगेगा। मैं ऐसा मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को भी पता है, मैंने अपने केमिस्ट्री के स्ट्रैटेजी वीडियो पे कहा था कि मेरा केमिस्ट्री बहुत ही बुरा है था। मतलब बोर्ड एग्जाम लेवल पे मेरे केमिस्ट्री काफ़ी ख़राब था, मतलब 50% मार्क्स आए थे रिटन एग्जाम में, आप समझ सकते हो। तो उससे मैंने अपने केमिस्ट्री को धीरे धीरे ऐसे ही डेवलप किया। और इसके अलावा आप जितने भी मॉक टेस्ट होंगे उसमें अच्छे से एनालाइज करो, आपको मतलब एनालिसिस से आपको समझ आएगा अच्छा ये चैप्टर्स में लाइक अल्कोहल फेनॉल ईथर मेरा वीक है या फिर जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट मेरा वीक है, ऐसे ऐसे समझ आएगा। इसके साथ साथ एक प्रो टिप्स आप समझ सकते हो, ये जो आपका बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर वाले हैं ना, तो इसको आप मतलब बायोमोलिक्यूल्स तो ऑर्गेनिक में ही पकड़ते हैं। अगर आप ओवरऑल इन सारे चैप्टर्स को ले लो तो ये एकदम फ्री का चैप्टर्स है। इसको आप ढंग से एनसीईआरटी से अगर प्रिपेयर कर लो ना तो इसमें आपका ये बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और उस तरफ जो 11th में एक था एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो ये 4 चैप्टर्स मिला के आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे आई थिंक। तो 5 के आसपास अगर 4 भी है ना तो 4 से मतलब 16 नंबर आपको फ्री में मिलेगा। ये मतलब जो आपका बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है वो अल्टीमेटली जो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का ही रिवीजन है, क्योंकि उसमें जो आपको भी पता है जो पॉलीसैकेराइड्स बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, तो उसमें तो क्या है, उसमें एल्डोस है या फिर कीटोस शुगर है, तो मतलब क्या वो एल्डिहाइड कीटोन ही है, उसका ही रिएक्शन जो है उसका ही रिवीजन है। तो ये आपका फ्री का चैप्टर है। इनको अगर ढंग से प्रिपेयर कर, क्योंकि मॉक टेस्ट वगैरह में तो इनसे भी क्वेश्चन आते होंगे, तो इनको अगर आप ढंग से प्रिपेयर कर लो तो फिर से आपका मतलब बोनस मार्क्स मिल जाएगा। बहुत ही कम टाइम आप इसमें इन्वेस्ट करोगे लेकिन आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा। और बाकी जो कॉन्सेप्चुअल है उसमें थोड़ा आपको मतलब इनपुट ज़्यादा देना पड़ेगा, आउटपुट इमीडिएटली तो उतना ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन बाद में आपको समझ आएगा कि
ये अगर अच्छे से मैं समझ गया तो आपको मतलब बाद में कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा वो आप अभी समझ नहीं पाओगे, आप बाद में आप समझ पाओगे कि जब आप मतलब थोड़ा 1-1.5 महीने उसको ढंग से प्रिपेयर कर लिया, मॉक टेस्ट में स्कोर इम्प्रूव होगा, तब आपको पता लगेगा कि ये सारी चीज़ें कितना इम्पोर्टेंट था और मैंने आपसे ये शेयर किया था। तो फिलहाल के वीडियो के लिए इतना ही था। मैं बस आपके साथ ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि केमिस्ट्री को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, ये आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।